और मौके जैसे आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि फर्क किस्मत का नहीं, बल्कि हमारे विचारों की शक्ति का हो सकता है, आज हम बात करेंगे दुनिया भर में प्रसिद्ध किताब द सीक्रेट बाय रोंडा बर्ना की। एक ऐसी किताब जो एक शक्तिशाली सिद्धांत को समझाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। इस किताब के अनुसार हमारे विचार सिर्फ विचार नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं, और यही ऊर्जा हमारी वास्तविकता को आकार देती है। द सीक्रेट हमें सिखाती है कि जब आप विश्वास के साथ सोचते हैं, कृतज्ञता के साथ महसूस करते हैं और अपने सपनों को स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, तो आप अपने जीवन में सफलता, स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में मैं इस किताब के मुख्य विचारों को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप इन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने की शुरुआत दुनिया बदलने से नहीं, बल्कि अपनी सोच बदलने से होती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज आप जो सीखने वाले हैं वह आपके सोचने का तरीका, आपके फैसले और शायद आपका भविष्य भी बदल सकता है। विषय है। सही कहा। और जो लोग इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें तो इसकी बुनियादी बातें पहले से ही पता है। जैसे भी मांगना, विश्वास करना और प्राप्त करना। एकदम सही। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम उन पुरानी और जानी पहचानी बातों को दोहराने नहीं वाले हैं। बिल्कुल, कुछ नया और गहरा ढूंढेंगे। हाँ, आज का विषय है रोंडा बर्न की बहुत ही चर्चित पुस्तक हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माय लाइफ। ये सच में एक बेहद प्रभावशाली किताब है। मेरा मतलब है, इसके अंदर की जो बातें हैं वो सोचने का नजरिया बदल देती हैं, है ना? और हमारा मिशन है इस किताब में दी गई उन बिल्कुल सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियों का विश्लेषण करना, जहां आम लोगों ने इस नियम को एक अलग ही स्तर पर जाकर इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के बोझ के ये सिद्धांत हमारे मनोविज्ञान के साथ मिलकर असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं। तो ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। या जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सिर्फ कोई जादुई ख्याली पुलाव नहीं पका रहे होते। मतलब ये कोई जादू टोना नहीं है? एकदम नहीं। अगर हम इसे एक तार्किक नजरिया दें, तो वो दरअसल अपने दिमाग की संरचना और अपने ध्यान केंद्रित करने के तरीके को पूरी तरह से रीवायर कर रहे होते हैं। ये रीवायर करने वाली बात बहुत दिलचस्प है, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ना मुझे जॉन परेरा की कहानी में दिखा। सिडनी वाले जॉन परेरा। हाँ, वो कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक आम इंसान थे जो अपने काम से थोड़े हताश हो चुके थे, और उनका एक ऐसा सपना था जो शायद किसी को भी पागलपन लग सकता है। मशहूर गायक स्टीवी वंडर के साथ लाइव स्टेज पर गाना। हाँ, सोचिए, एक आम इंसान और स्टीवी वंडर। ये काफी बड़ा लक्ष्य था। बहुत बड़ा। लेकिन जॉन ने क्या किया? उन्होंने अपने दोस्तों के बीच डंके की चोट पर यह घोषणा कर दी कि वो स्टीवी के साथ गाने वाले हैं। जाहिर है, दोस्तों ने तो मजाक ही उड़ाया होगा। बिल्कुल, उन्हें पागल ही समझा होगा। पर फिर एक दिन एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आई, जहां सिर्फ 20 शब्दों में बताना था कि वो स्टीवी के साथ क्यों गाना चाहते हैं। और फिर जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। हाँ, उन्होंने अपना जवाब टाइप किया, सबमिट बटन दबाया, और तभी उनका कंप्यूटर क्रैश हो गया। देखिए, कोई भी आम इंसान इस स्थिति में घबरा जाता है। उसे लगता कि शायद ये कोई बुरा संकेत है या किस्मत ही खराब है। एकदम सही। लेकिन जॉन का विश्वास देखिए, उन्होंने दोबारा फॉर्म भरने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे इसे दोबारा भेजने की कोई जरूरत नहीं है, ये इनाम तो मेरा ही है। क्या बात है। और नतीजा ये हुआ कि सच में उन्होंने वो प्रतियोगिता जीती और हजारों लोगों के सामने स्टीवी वंडर के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। जी बताइए। क्या ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, ऐसे कितने ही लोग होंगे जो रोज ऐसी कल्पना करते हैं, पर उनके साथ तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहीं पर मनोविज्ञान और हमारे दिमाग का, जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं, वो काम आता है। ये RAS क्या करता है? देखिए, जब जॉन ने पूरी दृढ़ता के साथ मान लिया कि वो ये प्रतियोगिता जीतने वाले हैं, तो उनके दिमाग ने उन सभी रास्तों, अवसरों और शब्दों को खोजना शुरू कर दिया जो उन्हें उस जीत तक ले जा सकते थे। अच्छा, तो दिमाग खुद ब खुद उस दिशा में काम करने लगता है? बिल्कुल।
लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि हर किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, इसका जवाब है रुकावट या रेजिस्टेंस। हाँ, जॉन के अंदर कोई शक नहीं था, पर ज्यादातर लोगों के दिमाग में बड़े लक्ष्यों को लेकर एक गहरा शक होता है। हाँ, एक डर सा होता है। सही कहा। उनका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड लगातार कहता रहता है कि ये असंभव है। तो इस रेजिस्टेंस या शक को दूर कैसे किया जाए? क्योंकि सीधे किसी बहुत बड़ी चीज पर यकीन कर लेना तो सच में मुश्किल है। मैं भी अचानक से किसी बहुत बड़ी चीज पर यकीन नहीं कर पाती। ये बहुत स्वाभाविक है, और इसी शक को तोड़ने के लिए किताब में एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका बताया गया है। छोटी शुरुआत करना। बिल्कुल। जैसन नाम के एक व्यक्ति की कहानी इसका सटीक उदाहरण है। जैसन ने समझदारी दिखाते हुए किसी बड़े लक्ष्य के बजाय एक बहुत ही अजीब और छोटी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वो लाल थिम्बल वाली कहानी। हाँ, एक लाल थिम्बल यानी जो दर्जी अपनी उंगली में लाल रंग की टोपी पहनते हैं ना, उसे आकर्षित करने का फैसला किया। जो कि बहुत ही अजीब बात है सोचने में, है ना? हाँ। उसने डायरी में लिखा और कल्पना की। हाँ। कई हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि लक्ष्य इतना छोटा था तो उसके दिमाग ने कोई भारी विरोध या रेजिस्टेंस पैदा नहीं किया। कोई शक नहीं पैदा किया कि ये तो हो ही नहीं सकता। एकदम सही। फिर एक दिन जेसन लास वेगास में एक जादूगर के शो में गया, और वहां कार्यक्रम के अंत में जब उसे एक बक्से से कोई निशानी निकालने को कहा गया तो उसके हाथ में ठीक वही लाल थिम्बल आया। वाह, ये तो सच में दिलचस्प है। इसका मतलब है कि छोटी चीजों पर प्रयोग करने से हमारा दिमाग इस बात पर यकीन करना सीख जाता है कि ये प्रक्रिया काम करती है। जी बिल्कुल। और एक बार वो यकीन पक्का हो गया तो फिर बड़ी चीजें हासिल करना आसान हो जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जब दिमाग का वो शक वाला हिस्सा शांत हो जाता है तब इंसान बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों जैसे कि दौलत या संपन्नता की तरफ बिना किसी डर के बढ़ सकता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब बात पैसों की आती है तो ज्यादातर लोग संपन्नता या अबंडेंस के बजाय पैसों की कमी के बारे में ही सोचते रहते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या है। हम हमेशा उस पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। और पुस्तक में एक बहुत ही मजबूत संदेश है कि कमी के बारे में सोचने से सिर्फ और कमी ही आकर्षित होती है। मलेशिया की एनी की कहानी इस बात को कितने शानदार तरीके से सामने रखती है। हाँ। उन्होंने क्या किया कि इंटरनेट से बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक ब्लैंक चेक प्रिंट किया और उस पर 1 लाख रिंगिट लिखकर अपने विजन बोर्ड पर लगा दिया। ये एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक असली 1 रिंगिट के नोट को लिया और मार्कर से उस पर कुछ जीरो बढ़ा दिए ताकि वो 1000 रिंगिट जैसा दिखे। अच्छा, तो उन्होंने खुद ही एक प्रॉप बना लिया। हाँ, हालांकि वो उस पे 1 लाख नहीं लिख पाई क्योंकि नोट पर जगह कम थी, पर उन्होंने उस नोट को भी रोज देखना शुरू किया। और इसका नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि पहले उन्होंने अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी की एक प्रतियोगिता में ठीक 1000 रिंगिट का इनाम जीता। क्या बात है। और फिर कुछ महीनों बाद जब वो अपनी बेटी के साथ एक बहुत ही खुशी के पल में थीं, पूरी तरह से आभार और संपन्नता महसूस कर रही थीं, तभी उन्हें एक और प्रतियोगिता में ठीक 1 लाख रिंगिट का ग्रैंड प्राइज मिल गया। ये कहानी न्यूरोप्लास्टिसिटी और हमारे दिमाग की कंडीशनिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मैं भी यही सोच रही थी कि ये काम कैसे करता है विज्ञान के नजरिए से। देखिए, यहाँ जो प्रॉप्स इस्तेमाल हुए, यानी वो नकली चेक और मार्कर से बदला हुआ नोट, उनका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। वो कैसे? सच तो ये है कि हमारा दिमाग किसी असल अनुभव और बहुत ही गहराई से की गई कल्पना के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। अच्छा। जब कोई रोज उस विजन बोर्ड को देखता है और महसूस करता है कि वो पैसा उसके पास है, तो उसके शरीर का नर्वस सिस्टम बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करने लगता है जैसे वो सच में अमीर हो। तो मतलब शरीर को लगता है कि वो सच में हो रहा है? बिल्कुल। और जब दिमाग संपन्नता की इस फ्रीक्वेंसी को हकीकत मान लेता है तो इंसान के फैसले, उसका आत्मविश्वास और अवसरों को पहचानने की उसकी क्षमता पूरी तरह से बदल जाती है। ये बात पूरी तरह से याना की कहानी पर भी लागू होती है ना? हाँ, याना की कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। याना बेरोजगार थी, उसकी जमा पूंजी खत्म हो रही थी, और देखिए, ये वो समय होता है जब कोई भी इंसान पैनिक करने लगता है, घबरा जाता है। स्वाभाविक है, पैसा खत्म हो रहा हो तो डर तो लगेगा ही। लेकिन याना ने डरने के बजाय एक डायरी ली और उसमें अपनी मनचाही नौकरी के बारे में लिखा। उसने एकदम स्पष्ट रूप से लिखा होगा। हाँ, उसने लिखा कि उसे $30,000 की सैलरी चाहिए, नौकरी घर के बिल्कुल पास होनी चाहिए और उसके सहकर्मी बहुत ही अच्छे होने चाहिए। उसने ये सब ऐसे लिखा जैसे वो नौकरी उसे मिल चुकी है। और आपको पता है, सिर्फ 2 दिन बाद एक एजेंसी से कॉल आता है और उसे ठीक वही नौकरी उसी सैलरी पर मिल जाती है जो उसके घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थी। याना ने जो किया उसे मनोविज्ञान की भाषा में एक्टिंग एज इफ कहा जाता है। एक्टिंग एज इफ?
मतलब ऐसा बर्ताव करना जैसे कि मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है। जब कोई डर और चिंता को छोड़कर इस तरह का व्यवहार करता है तो वो अवसरों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील या रिसेप्टिव हो जाता है। एक्टिंग एज इफ की जब बात आती है तो मुझे इस किताब की सबसे अनोखी कहानी याद आती है जो रिश्तों के बारे में है। कौन सी वाली? लंदन की जी नाम की एक महिला की कहानी। वो 27 साल की सिंगल मदर थी और सालों से अकेली थी। ये स्थिति काफी मुश्किल रही होगी उनके लिए। दूर दूर तक किसी नए रिश्ते या शादी की कोई उम्मीद नहीं थी। पर एक दिन वो अचानक एक दुकान में जाती हैं और अपने लिए एक बेहद खूबसूरत और महंगी वेडिंग ड्रेस खरीद लेती हैं। ये सच में बहुत बड़ा कदम है। ये कितना अजीब और शायद मूर्खतापूर्ण लग सकता है। बाहर से देखने पर यह मूर्खता लग सकती है, लेकिन गहराई में ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक संकेत था जो उन्होंने खुद को दिया। बिल्कुल। और घर लौटते वक्त उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन चमत्कार देखिए, क्या हुआ? उसी दिन सड़क पर उन्हें एक शख्स मिलता है जो रास्ता ढूंढने में मदद मांग रहा था। और सबसे बड़ी बात, वो शख्स बिल्कुल उनके कंप्यूटर के स्क्रीन सेवर पर लगे एक हॉलीवुड एक्टर जैसा दिखता था। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है ना? उन्होंने साथ में रास्ता ढूंढा, बातचीत शुरू हुई और सिर्फ 4 महीने बाद वो दोनों साथ रहने लगे। अंततः जी ने उसी वेडिंग ड्रेस में उस शख्स से शादी की। ये कहानी ये साबित करती है कि जब कोई अपने अकेलेपन की मानसिकता को तोड़कर भविष्य की खुशी को वर्तमान में जीने लगता है तो उसका पूरा ऑरा और आत्मविश्वास बदल जाता है। यानी वो एक अलग ही ऊर्जा में आ जाते हैं। रिश्तों की जब बात होती है तो हमेशा नई शुरुआत ही काफी नहीं होती। आपका मतलब है पुरानी बातों से आजाद होना? हाँ, पुरानी कड़वाहटों और नकारात्मक रिश्तों को ठीक करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, और यहाँ माफी या फॉरगिवनेस का जो पहलू किताब में बताया गया है वो बहुत ही गहरा है। बिल्कुल। डेनमार्क की सबरीना की कहानी इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण हाँ, है। सबरीना की कहानी बहुत ही भावुक करने वाली है। सबरीना को बचपन में अपनी माँ से बहुत प्रताड़ना मिली थी। उस भयानक बचपन के कारण उनके अंदर इतना गुस्सा और दर्द भरा था कि वो दर्द शारीरिक रूप ले चुका था। शारीरिक दर्द? जी हाँ, उन्हें सालों तक पीठ में भयंकर दर्द रहता था जिसका कोई मेडिकल कारण डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। ये तो बहुत भयानक है। ये एक जाना माना तथ्य है कि दबा हुआ गुस्सा और भावनात्मक आघात, जिसे हम इमोशनल ट्रॉमा कहते हैं, हाँ। वो हमारे शरीर में मांसपेशियों के तनाव और सूजन के रूप में जमा हो जाता है। तो फिर सबरीना ने इस पुराने और गहरे दर्द से छुटकारा कैसे पाया? सालों की तकलीफ के बाद उन्होंने ध्यान यानी मेडिटेशन का सहारा लिया। एक दिन गहरे ध्यान की अवस्था में उन्होंने अपनी माँ को माफ करने का फैसला किया। ये बहुत हिम्मत का काम है। बहुत ज्यादा। उन्होंने अपनी कल्पना में अपनी माँ को गले लगाया और ये समझा कि उनकी माँ ने जो भी किया वो उनकी उस वक्त की सीमित समझ और उनके अपने संघर्षों का नतीजा था। जैसे ही सबरीना ने इस गहरी और सच्ची माफी को महसूस किया, उनके अंदर जमा सालों का वो मानसिक तनाव रिलीज हो गया। और उनके दर्द का क्या हुआ? सबसे बड़ी बात यही है, वो शारीरिक दर्द जो सालों से उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, हाँ। वो हमेशा के लिए गायब हो गया। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। एक मानसिक बदलाव ने शरीर की एक गंभीर बीमारी को ठीक कर दिया। बिल्कुल। इससे ये साफ हो जाता है कि माफी सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को उस जहरीले तनाव से आजाद करने के लिए होती है। सही कहा। और जब सेहत की बात आती है तो किताब एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने रखती है जिसे सीक्रेट शिफ्टर्स कहा गया है। हाँ, ये सीक्रेट शिफ्टर्स दरअसल वो चीजें हैं जो तुरंत हमारे दिमाग की नकारात्मक फ्रीक्वेंसी को तोड़कर उसे सकारात्मकता में बदल देती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान बहुत गुस्से में या तनाव में होता है तो बस एक अच्छा गाना सुनने से या कोई पुरानी अच्छी याद ताज़ा करने से उसकी पूरी मानसिक अवस्था और फ्रीक्वेंसी सच में बदल सकती है? जी हाँ। क्या ये व्यवहारिक रूप में इतना आसान है? मतलब सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन पैदा करता है, जो कि शरीर के लिए खराब होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम जानबूझकर अपना ध्यान किसी ऐसी चीज पर लगाते हैं जो हमें खुशी देती है, जैसे कोई मनपसंद धुन, कुदरत का नजारा या किसी अजीज की तस्वीर, तो हमारा दिमाग तुरंत एंडोर्फिन और डोपामीन रिलीज करने लगता है। अच्छा, तो ये हार्मोन्स का खेल है। हाँ, ये हार्मोन्स हमारे शरीर को शांत करते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को तेजी से काम करने का मौका देते हैं। बीमारी पर लगातार बात करने या फोकस करने से
तनाव बढ़ता है, लेकिन खुशी और सकारात्मकता शरीर को खुद को हील करने का माहौल देती है। और इसका सबसे अकल्पनीय और मजबूत प्रमाण लॉरेन की कहानी से मिलता है। वो हार्ट डिजीज वाली कहानी। हाँ, लॉरेन को मॉर्फन सिंड्रोम नाम की दिल की एक ऐसी बीमारी थी जिसका मेडिकल साइंस में कोई स्थायी इलाज नहीं माना जाता। ये बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। वो हमेशा इस डर में जीती थीं कि उनके कमजोर दिल को कभी भी पेसमेकर की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इस किताब के सिद्धांतों को समझने के बाद उन्होंने एक बहुत ही सचेत फैसला लिया। क्या किया उन्होंने? हर रात सोते समय वो अपने दिल पर हाथ रखती और एक मजबूत, स्वस्थ दिल की धड़कन की कल्पना करती। उन्होंने अपने दिमाग से बीमारी के डर को पूरी तरह निकाल दिया और सिर्फ एक स्वस्थ जीवन पर फोकस किया। जब कुछ महीनों बाद वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए गईं, तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। रिपोर्ट सामान्य आए? EKG रिपोर्ट में उस लाइलाज बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। बिना किसी सर्जरी के उनका दिल पूरी तरह से सामान्य हो चुका था। ये अद्भुत है। कोई भी आम इंसान इसे सिर्फ चमत्कार मान लेगा, लेकिन आपने जो अभी विज्ञान बताया है हार्मोन्स का, वो इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। लॉरेन की कहानी प्लेसिबो इफेक्ट और हमारे विश्वास की ताकत का सबसे चरम रूप है। जब शरीर से डर का तनाव हट जाता है तो शरीर की अपनी हीलिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। और इसी से मिलती जुलती एक और कहानी इंग्लैंड की रेबेका की है, जो इस बात को और गहराई से समझाती है कि कैसे हमारा बाहरी माहौल हमारे आंतरिक विश्वास से बदल सकता है। रेबेका और उनके छोटे बच्चे लियाम की कहानी। हाँ, रेबेका का कुछ ही हफ्तों का छोटा सा बच्चा लियाम अस्पताल में था और उसे मेनिंजाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी थी। बच्चे का दिल 4 बार रुक चुका था, डॉक्टर हार मान चुके थे। किसी भी माता पिता के लिए ये स्थिति नर्क से कम नहीं है। ऐसे में कोई भी इंसान पूरी तरह से टूट जाएगा और सिर्फ रोएगा। बिल्कुल, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती। लेकिन रेबेका ने अस्पताल के उस भयानक तनाव के बीच एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डरने या रोने के बजाय आभार यानी ग्रेटिट्यूड की शक्ति का इस्तेमाल किया। उस स्थिति में आभार? हाँ, उन्होंने अस्पताल के बेहतरीन स्टाफ, जल्दी इलाज मिलने की सुविधा और दोस्तों के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया। वो लगातार अपने बच्चे को पूरी तरह स्वस्थ होकर घर वापस आते हुए विजुअलाइज कर रही थीं। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी सिर्फ सकारात्मक बातें ही साझा की। लेकिन यहाँ कोई ये भी पूछ सकता है कि एक माँ के सिर्फ सकारात्मक सोचने से बच्चे की गंभीर बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अगर हम इसे फिर से विज्ञान और मनोविज्ञान के चश्मे से देखें, तो जब एक माँ अत्यधिक तनाव में होती है तो वो घबराहट में ऐसे फैसले ले सकती है जो स्थिति को और बिगाड़ दें। हाँ, घबराहट में हम सही से सोच नहीं पाते। लेकिन जब रेबेका ने आभार का रास्ता चुना तो उनके शरीर में तनाव के हार्मोन कम हो गए। वो शांत और स्पष्ट दिमाग से फैसले ले पाई। इसके अलावा एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल घटना होती है जिसे को-रेगुलेशन कहते हैं। को-रेगुलेशन, ये क्या होता है? छोटे बच्चे अपनी माँ के नर्वस सिस्टम के तनाव या शांति को बहुत तेजी से पकड़ते हैं। जब रेबेका शांत और सकारात्मक थी तो उस ऊर्जा ने उस छोटे से बच्चे के शरीर को भी शांत किया। अच्छा, तो माँ की शांति बच्चे तक पहुंच रही थी। बिल्कुल। जिससे उसे उस गंभीर बीमारी से लड़ने की ताकत मिली और अंततः वो बच्चा पूरी तरह से ठीक होकर घर आ गया। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारा ध्यान और फोकस ही वो असली चाबी है जो हमारी हकीकत को आकार देती है। सही कहा। अगर हम अपना ध्यान बीमारी, कमी या डर पर लगाएंगे तो वही चीजें हमारी जिंदगी में बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर हम अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित करें जो हम सच में चाहते हैं, तो नतीजे पूरी तरह से बदल सकते हैं। और यही बात हमारे करियर और पेशेवर जिंदगी पर भी 100% लागू होती है। अक्सर लोग ये सोच कर परेशान होते रहते हैं कि वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। हाँ, ये कैसे वाला सवाल तो सबको परेशान करता है। ये जो कैसे का सवाल है ना, यही सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है। बिल्कुल। हेलेन की कहानी इस बात को कितनी खूबी से समझाती है। हेलेन अपनी एक पार्ट टाइम जॉब से बहुत ऊब चुकी थी और एक फ्रीलांस इलस्ट्रेटर के रूप में अपना करियर बनाना चाहती थी। लेकिन उनके अंदर एक डर था कि ये सब कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। एक दिन वो ट्रेन में सफर कर रही थीं और इस्तीफा देने के विचार से ही घबरा रही थीं, जो कि एक आम डर है। तभी अचानक उनके फोन पर एक साथ 37 पुराने ईमेल्स उनके इनबॉक्स में आ गिरे। 37 ईमेल एक साथ? हाँ, और ये कोई नए ईमेल्स में ही थे। ये वो ईमेल्स थे जो उन्होंने खुद को पिछले 5 सालों में अलग अलग समय पर लिखे थे। अच्छा।
और कमाल की बात यह है कि हर एक ईमेल में उनकी जॉब छोड़ने और अपना खुद का काम शुरू करने की गहरी इच्छा लिखी हुई थी। एक ईमेल में तो यहाँ तक लिखा था, शायद ऊपर वाला मुझे कोई इशारा दे रहा है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी? हो सकता है। शायद। हाँ, लेकिन हेलेन के दिमाग ने इसे एक बहुत बड़े और स्पष्ट संकेत के रूप में लिया। जब हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि कोई चीज कैसे होगी, तो हम असल में उस काम से जुड़ी एंजाइटी को छोड़ देते हैं। यानी हम रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल, हमारा नजरिया चौड़ा हो जाता है और हम उन अवसरों को देख पाते हैं जो पहले डर की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। और जो लोग अपनी मौजूदा नौकरी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, उनके लिए केली की कहानी एक बहुत बड़ा सबक है। केली वाली कहानी भी बहुत दिलचस्प है। केली 4 साल से एक ऐसी जॉब में फंसा था जहां ना अच्छी सैलरी थी और ना ही काम में कोई मजा था। वो रोज शिकायत करता था, लेकिन फिर उसने अपनी अप्रोच बदली। उसने शिकायत करना छोड़ दिया। हाँ, उसने रोज काम करते हुए ये कल्पना करना शुरू कर दिया कि उसे एक नया ऑफिस मिल गया है। उसने अपनी कल्पना में उस नई डेस्क की लकड़ी को महसूस किया, नए ऑफिस के माहौल की महक को महसूस किया। और ऐसा करने से केली ने अपने दिमाग को उस नई हकीकत के लिए प्रोग्राम कर दिया। बिल्कुल। जब हम किसी चीज को इतनी शिद्दत से महसूस करते हैं, तो हमारा व्यवहार भी उसी के अनुसार बदल जाता है। केली का आत्मविश्वास बढ़ा होगा, उसने बेहतर तरीके से इंटरव्यू दिए होंगे और इसी का नतीजा था कि कुछ ही समय में उसे 2 बहुत ही शानदार जॉब ऑफर्स मिल गए। ये सारी बातें जो आज हमने डिस्कस की हैं, ये सुनना उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी रुकावट का सामना कर रहे हैं। सही कहा। चाहे वो कोई स्टूडेंट हो जो अपनी रिजल्ट को लेकर डरा हुआ हो, या कोई प्रोफेशनल जो अपनी अगली मीटिंग के लिए नर्वस हो, कल्पना करना और आभार जताना कोई जादुई टोना टोटका नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। अगर हम इस पूरे विस्तार से किए गए विश्लेषण को समेटें, तो जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि आकर्षण का नियम हमेशा काम कर रहा है। हमेशा। हम जो सोचते हैं, हमारा दिमाग उसी को सच साबित करने के लिए सबूत ढूंढने लगता है। छोटी छोटी चीजों पर अपना फोकस सेट करना, अतीत के नकारात्मक रिश्तों को माफी से आजाद करना और सबसे बढ़कर आभार या ग्रैटिट्यूड की आदत डालना। आभार सच में डर और चिंता को जड़ से खत्म कर देता है, क्योंकि एक ही समय पर हमारा दिमाग पूरी तरह से डरावा और पूरी तरह से आभारी नहीं हो सकता। एकदम सही बात है। तो चलिए इस गहरी चर्चा को एक बहुत ही विचारणीय और अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। जी। ये किताब हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे दिमाग में चलने वाला हर विचार हमारी आने वाली हकीकत का एक बीज है। तो जरा सोचिए, जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, इस वक्त आपके, मेरा मतलब है सुनने वालों के दिमाग के किसी गहरे कोने में ऐसी कौन सी अनजानी बातें या डर चल रहे हैं जिन्हें कोई भी बिना सोचे समझे सच मान बैठा है? बहुत गहरा सवाल है। क्या वो किसी फेलियर का डर है, या किसी रिश्ते के टूटने की चिंता? और क्या होगा अगर अगले सिर्फ 1 घंटे के लिए कोई जानबूझकर अपने उस डर को एक तरफ रख दे और सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचे जो वो सच में अपनी जिंदगी में देखना चाहता है? नतीजे बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर ये छोटी सी मानसिक कसरत हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग को बदल सकती है, तो कल की सुबह कितनी अलग और कितनी बेहतरीन हो सकती है। ये एक ऐसी बात है जिस पे हम सब अकेले में बैठकर गहराई से विचार कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव पैसे, किस्मत या मौके से नहीं, बल्कि एक सोच से शुरू होता। द सीक्रेट हमें याद दिलाता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे विश्वास चुपचाप हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, तो आप अपने जीने का तरीका बदलना शुरू कर देते हैं। तो अगर इस वीडियो ने आपको अपने दिमाग की ताकत को समझने में थोड़ी भी मदद की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम किताबों से ऐसे दमदार आइडिया खोजते हैं जो आपके सोचने, आगे बढ़ने और जीने का तरीका बदल सकते हैं। और कौन जानता है, यहाँ आपको जो अगला आइडिया मिलेगा, वह आपका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है।